इक्विलिब्रियम में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं और इस क्लास में हमारा टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन में मिले थे जहां हमने इक्विलिब्रियम का मतलब समझाया था, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज बताई थी। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन किया था, मतलब उसके लिए फॉर्मूला बनाया था, केसी केपी दोनों में रिलेशन, यूनिट के बारे में दोनों की बात की थी। यहाँ पर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये क्या चीज है और इसकी जरूरत क्या है। ओके, हम जानते हैं कि एक रिएक्शन है, जैसे ए और बी मिल करके सी और डी बना रहे हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल है, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम मतलब अब रिएक्शन को चलाने का कोई फायदा नहीं है, कितना भी दिन चलाओ कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, जब एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन तो चलता रहेगा, रिएक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन अब कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और प्रोडक्ट बने, तो हमें इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होगा। मतलब दोनों रिएक्शंस के रेट आपस में इक्वल है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट आपस में इक्वल है। हमको इसको डिस्टर्ब करना होगा, कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करना होगा कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाए और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। ठीक है, डिस्टर्ब करने का मोटो क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाए, पीछे की तरफ कम रिएक्शन जाए और आगे की तरफ ज्यादा जाए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। तो ऐसे सभी कंडीशंस जिनसे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाता है, बोलते हैं कि ये इस रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन है। इस कंडीशन में रिएक्शन जो है खूब बढ़िया सा होगा और खूब ढेर सारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ये हमें ये समझाएगा, ये बताएगा कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो होगा क्या। ठीक है, डिस्टर्ब करने पर कहीं हमारा फायदा की जगह नुकसान तो नहीं हो जाएगा। हम डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फॉरवर्ड का रेट बढ़ाना चाहते हैं, बैकवर्ड का रेट घटाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस इज अंडर इक्विलिब्रियम। प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, पहला तो ये मानना पड़ेगा हमें। देन हम क्या कर रहे हैं, वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करेंगे, ये भी तो प्रश्न है ना। डिस्टर्ब करने के लिए हम कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, तो चारों में से किसी का भी चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो जाएगा। बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। If a process is under equilibrium and we disturb the equilibrium, हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया, बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो होगा क्या, यही बताना है ली चैटलियर प्रिंसिपल को। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ डिस्टर्ब किया है, होगा क्या, होगा ये इक्विलिब्रियम will shift to forward or backward direction। इक्विलिब्रियम या तो थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब आगे वाले रिएक्शन का रेट बढ़ गया, पीछे वाले का कम हो गया। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब पीछे वाले का बढ़ गया और आगे वाले का कम हो गया। तो हम तो हमेशा फॉरवर्ड चाहेंगे ना, दोनों तरह से शिफ्ट हो सकता है, लेकिन हमारी इच्छा क्या होगी कि हमेशा फॉरवर्ड शिफ्ट हो, ताकि आगे वाले का रेट बढ़े और पीछे वाले का घटे। लेकिन हो भी सकता है, हमने कहा था ना कि फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी दोनों की है। और हम पूरा सावधानी बरतेंगे कि फायदा हो हमारा, नुकसान ना हो। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्यों हो रहा है, सो दैट इफेक्ट ऑफ द चेंज is minimized or cancelled।
कि जो चेंज का इफेक्ट है, हमने जो चेंज किया उसका कुछ तो इफेक्ट होगा, वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि उसका इफेक्ट जो है मिनिमाइज्ड हो जाए, मतलब कम से कम हो। मिनिमम लिख देते हैं, इस मिनिमम और जीरो, ये ज्यादा बढ़िया बेटर है, मिनिमम और जीरो। तो ये अपने आप को इस तरह से आगे पीछे एडजस्ट कर लेगा सो दैट कि उसका इफेक्ट जो है या तो मिनिमम हो या फिर जीरो हो जाए। समझ गए? कोई इफेक्ट हो ही ना। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, मान लो तुम लोग रोज गंगा जी नहाने जाते हो, ठीक है? पता नहीं तुम लोग नहाते भी हो कि नहीं, हम तो गंगा जी का नाम ले रहे हैं, तो चलो मान लेते हैं क्या जाता है। मान लो कि तुम लोग जो है रोज गंगा जी नहाने के लिए जाते हो, ठीक है? ये गंगा जी के पास जाओगे तो कुछ ऐसा ढलान होता है, ठीक है? ऐसा ढलान टाइप का होता है। तो मान लो यहाँ तक जो है पानी रहता है, तुम रोज यहीं पर जाकर के नहा करके चले जाते हो। अब एक दिन तुम गए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहीं पर तुम नहाते हो जहां तक पानी रहता है, बस वही जगह जाके थोड़ा सा आगे मान लो यहाँ पर नहाते हो, ओके? अब तुम अगले दिन गए नहाने के लिए, पता चला कि पानी जो है बढ़ करके यहाँ तक आ गया, तो क्या तुम नहाने के लिए और आगे चले जाओगे? ठीक है ना? पानी बढ़ करके और ऊपर तक आ गया, तो क्या नहाने के लिए और आगे चले जाओगे? डूब जाओगे ना? नहीं। जब पानी ऊपर आ गया तो तुम क्या करोगे भाई? अपने आप को एडजस्ट करोगे, थोड़ा पीछे आ जाओगे कि हम डूबने ना पाए। और सपोज कि पानी जो है घट करके और नीचे चला गया, तो क्या तुम उसी जगह नहा लोगे जहां रोज नहाते थे? जब यहाँ पानी नहीं तो नहाओगे कैसे? तुमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा उसके पास पहुंचने के, तो एडजस्ट करना पड़ेगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? ताकि इस चेंज का तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े। ज्यादा पानी में चले जाओगे तो डूब जाओगे, पानी नहीं रहेगा तो नहा नहीं पाओगे। जैसे जैसे पानी मूव करेगा वैसे वैसे तुम्हें भी थोड़ा आगे पीछे मूव करके इस तरह का इंतजाम करना होगा कि इस चेंज का तुम्हारे नहाने वाले कार्यक्रम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, पड़े भी तो मिनिमम पड़े। बिल्कुल वही काम यहाँ हो रहा है कि जब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, सो दैट जो चेंज किया है उसका इफेक्ट या तो कम से कम हो या फिर जीरो हो जाए तो और भी बढ़िया है हमारे लिए। अब ये इफेक्ट होगा क्या, कैसे होगा, थोड़ा वो भी हमें देखना होगा। कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, प्रेशर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है। तो हम सबसे पहले 3 लाइन लिख देते हैं, फिर उसको 1 बाय 1 डील करते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, और इंक्रीजिंग concentration of a compound, कि हम किसी कंपाउंड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम will shift to the direction where that compound is consumed। ये है कि हम किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो उसका घटाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए अगर हमने बढ़ाया है तो फिर से घटाकर उसी जगह लाना होगा, और घटाने के लिए उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो वही लिखा है, अगर हम कंसंट्रेशन किसी कंपाउंड का बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा वेयर कंपाउंड इस कंज्यूम, जिधर वो कंपाउंड जो है कंज्यूम होगा, ताकि उसका कंसंट्रेशन फिर से कम हो जाए। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम will shift to the direction where heat is consumed। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि हीट कंज्यूम होना शुरू हो जाए। और तीसरा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, हम सब कुछ इंक्रीज 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 में लिखे हैं तो डिक्रीज में इफेक्ट उल्टा हो जाए, ध्यान रहे। अगर इंक्रीज के साथ कंज्यूम्ड लिखते हैं तो डिक्रीज के साथ प्रोड्यूस्ड हो जाना चाहिए।
तो ये ध्यान देना कि हम इंक्रीज के साथ लिखें तो डिक्रीज के साथ भी रूल लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज के साथ नहीं लिखा जा सकता। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इन इक्विलिब्रियम will shift to that side of reaction where number of molecules are decreasing। अब एक एग्जांपल लेके तीनों को समझने की जरूरत है। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, बोर्ड तो पूरा भर गया, एग्जांपल हम कहाँ लिखें, चलो एग्जांपल में थोड़ा ऊंचाई पर लिखा जाए। मान लो एक रिएक्शन है A प्लस B मिल करके C बना रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, प्लस रिएक्शन में हीट भी बन रहा है। रिएक्शन दो तरह का हो सकता है, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम होता है, एक्सोथर्मिक में हीट बनता है। तो यहाँ प्लस हीट लिखा है मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर माइनस लिखते तो मतलब हीट कंज्यूम होगा। या फिर हीट को हम इस साइड में लिखा है कि हीट प्लस A प्लस B तीनों मिलकर के C बना रहे हैं, तो वो इंडोथर्मिक केस कहा जाएगा। तो एक्सोथर्मिक एक स्टैंडर्ड केस हम लेकर के एक्सप्लेन करेंगे चीजें। हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन है, मतलब रिएक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जैसे ही हम A का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे ही हमने इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते ही फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन को कुछ नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। पीछे की तरफ जो रिएक्शन हो रहा है, इधर से इधर की तरफ जो हो रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है। जो इधर से इधर की तरफ हो रहा है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम A का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ने का मतलब हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब ये कंडीशन फेवरेबल है। अगर हम B का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तब भी यही होगा कि B का कंसंट्रेशन बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, मींस इट इज फेवरेबल, अच्छा है हमारे लिए। अगर हम C का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट में बदलने लगेगा। ये तो बढ़ाने का इफेक्ट हुआ, घटाने के बारे में जरा सोचो। अगर हम A का कंसंट्रेशन कम कर दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम है तो मतलब बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, और अगर बैकवर्ड का स्पीड ज्यादा है तो प्रोडक्ट जो है वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगेगा, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो A का कंसंट्रेशन घटाना गलत है, इसी तरह से B का कंसंट्रेशन घटाना गलत है। C का कंसंट्रेशन घटा दे तो, अगर C का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन कम धीरे धीरे हो। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, जिससे वो पीछे वाला रिएक्शन स्लो पड़ जाएगा, तो आगे वाला रिएक्शन अपने आप फास्ट हो गया उसके सामने। जैसे C का कंसंट्रेशन कम करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ये है कंसंट्रेशन का इफेक्ट। ओके, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ फेवरेबल है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ फेवरेबल है, इसका कंसंट्रेशन घटाओ तब फेवरेबल है। ओके, और रिएक्शन को पूरा करने का तरीका, रिएक्शन 100% पूरा हो जाए उसके लिए तरीका है, जैसे ही C बने उसको यहाँ से हटा दो, ना तो C रहेगा ना तो पीछे की तरफ भागेगा। तो C का कंसंट्रेशन लगातार कम करते रहो, तुरंत उसको वहां से हटाते रहो, बनता जाए हटाते जाओ, बनता जाए हटाते जाओ। जब हटाते जाओगे तो पीछे वाला रिएक्शन जो है हमेशा स्लो रहेगा। पूरी तरह से हटा दोगे तो पीछे वाला रिएक्शन का रेट 0 भी हो सकता है। तो C जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाए, C जैसे जैसे बनता जाए, प्रोडक्ट जैसे जैसे बनता जाए, उसको वहां से हटाते चले जाओ, तो बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा स्लो रहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा उसके सामने फास्ट रहेगा, और प्रोडक्ट बनता जाएगा और बनता ही जाएगा। तो कभी न कभी तो ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो चांस है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो प्रोडक्ट जैसे ही बने उसको वहां से हटा करके कहीं और पहुंचा दो, ताकि वो वापस कन्वर्ट न होने पाए। ये एक रास्ता है। हीट की बात करो, on increasing temperature equilibrium will shift to the direction where heat is consumed। ठीक है, इधर तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में
हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन में हीट कंज्यूम हो रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन के अंदर अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इस रूल के अकॉर्डिंग वो पीछे की तरफ भाग जाएगा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हम इसको लॉजिकली भी देख सकते हैं भाई, जब इसमें हीट खुद बन रहा है, वेरी सिंपल, अगर इसमें हीट खुद बन रहा है तो इसको हीट देने की क्या जरूरत है, इसको गर्म करने की क्या जरूरत है, हीट उसको दो जिसको हीट की जरूरत है। तो जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको हीट की जरूरत होती है, उसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे उतना ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और इसमें क्या है, हीट खुद बन रहा है तो इस हीट को हटाने की व्यवस्था करो, ना कि इसको बढ़ाने की व्यवस्था करो। और हीट को यहाँ से जब बाहर कर दोगे तो टेम्परेचर गिरेगा, मतलब टेम्परेचर गिराते चले जाओ, रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा। समझ लो मेरी बात ना। ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो हीट को हटाओ, हीट को बढ़ाओ नहीं, वहां से हीट को हटाओ। तो दो तरह के रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। और बिना किसी रूल में गए हुए सिंपल लॉजिक से, ठीक है ना, कोई किसी रूल की हमें जरूरत नहीं है, बस सिंपल लॉजिक से अपना काम चला सकते हैं कि इंडोथर्मिक है उसे हीट की जरूरत है। इंडोथर्मिक का मतलब ही होता है कि जिसमें हीट की जरूरत हो उसको हीट दो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। जो एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट खुद बन रहा है वहां पर टेम्परेचर कम रखो। और कोई पूछे कि इसका एक्सप्लेनेशन करो तो बस ये एक लाइन चिपका दो, ये लो भाई हो गया एक्सप्लेनेशन। बस ये लाइन जैसे चिपकाया ना, अपने आप एक्सप्लेनेशन हो गया। तुमको पता चले ना पता चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देन प्रेशर की बात करो, प्रेशर जो है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द डायरेक्शन, शिफ्ट टू द साइड, शिफ्ट टू दैट साइड, उस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग, जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर क्या है, जब इधर से इधर रिएक्शन जा रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो कम हो रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होना। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन में आएंगे तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने का मतलब प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर कोई सिलेंडर है उसमें खूब ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल भर दिए जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस का मॉलिक्यूल कम कर दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये इक्विलिब्रियम को तो प्रेशर घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको इस इफेक्ट को कैंसिल करना है। तो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाने के लिए उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाए, सो दैट प्रेशर भी कम हो जाए। यही है इस रूल का मतलब और एक्सप्लेनेशन कि प्रेशर बढ़ाते ही इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, तो जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, फटाफट ए और बी मिलकर के सी बनाने लगेंगे ताकि प्रेशर फिर से कम हो जाए। ये हमारे लिए बढ़िया है। पूछता है एक ऐसा रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि बताओ इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर का फेवरेबल कंडीशन बताओ, इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है कि लो टेम्परेचर, और प्रेशर में भी ऐसा ही बताओ कि हाई प्रेशर फेवरेबल है या लो प्रेशर फेवरेबल है। तो हम कहेंगे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए इसको टेम्परेचर देने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें लो टेम्परेचर फेवरेबल है। और फॉर एक्सप्लेनेशन इस लाइन को बस चिपका दो। प्रेशर की बात करें तो कहेंगे प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। इसमें सामने की तरफ ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो रहा है, तो जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन सामने जाएगा और हम वही चाहते हैं। तो हाई प्रेशर इसके लिए फेवरेबल है, लो टेम्परेचर क्योंकि इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, हाई प्रेशर क्योंकि सामने की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो जैसे मान लो कि X और Y मिल करके 2P और 3Q बना रहे हैं, कुछ ऐसा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। पहले हम इस एरो को चेंज करें और हीट के लिए वही एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक से बात कर लो। अगर एक्सोथर्मिक है तो उसको कम टेम्परेचर दो, इंडोथर्मिक है तो ज्यादा टेम्परेचर दो। सामने की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, सॉरी इसमें जैसे सामने की तरफ मॉलिक्यूल अगर घट रहे हैं तो प्रेशर को ऊंचा रखो क्योंकि प्रेशर बढ़ाते ही सामने की तरफ मॉलिक्यूल कम होंगे। और अगर सामने की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो प्रेशर को कम कर दो, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन है। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर पर थोड़ा ध्यान देना है कि अगर इंडोथर्मिक है, ठीक है ना, इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर ऊंचा रखना है,
एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर को कम रखना है। सामने की तरफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो तुम प्रेशर को बढ़ा दो ताकि फिर से प्रेशर बढ़े। ठीक है, सामने की तरफ मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं तो प्रेशर को बढ़ा दो, और सामने की तरफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं तो प्रेशर को कम कर दो। और कोई एक्सप्लेनेशन पूछे तो बस इतना लिख दो, हो गया एक्सप्लेनेशन अपने आप। ओके, अब 2-3 रियल रिएक्शंस लिए जाए, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन। अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन की बात करें, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ट्वाइस NH3 गैस 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 प्लस हीट। इसमें कुछ हीट भी निकलता है, हमें इतना याद नहीं है कि कितना हीट निकलता है, बस ये कि हीट निकलता है। तो हीट निकल रहा है मतलब लो टेम्परेचर, और सामने की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट रहे हैं। देखो इधर 3-4 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसके लिए हाई प्रेशर। ठीक है, अगर हम ट्वाइस HI, ये टूट करके बनाता है H2 प्लस I2। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो इसमें हीट कंज्यूम होता है, तो हम हीट को या तो इधर लिखें प्लस करके, या फिर इधर हीट को माइनस करके लिखें। तो इसके लिए बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक और रिएक्शन हमारे पास है PeCl5, इसको हम देखते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद। PeCl5 टूटता है तो PeCl3 बनाता है और Cl2 बनाता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक, इसको तोड़ने में एनर्जी कंज्यूम होती है, हीट कंज्यूम होता है। या तो हीट को इधर प्लस करके लिखे, या फिर हीट को इधर माइनस करके लिखे। तो ये इंडोथर्मिक है, मतलब हमें इसमें लो टेम्परेचर चाहिए, सॉरी हाई टेम्परेचर चाहिए। इसको टेम्परेचर की जरूरत है, इंडोथर्मिक है ये, इसके लिए हाई टेम्परेचर रखो। और सामने की तरफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो प्रेशर को कम रखो, प्रेशर जो होगा लो होगा, लो प्रेशर। ठीक, और जो रिएक्शन हमने लिखा था HI वाला, उसको अब लिखते हैं, और उसमें हम ट्वाइस HI टूटा, टूट करके H2 दिया प्लस I2 दिया। इसमें भी हीट कंज्यूम होता है। ओके, तो हीट कंज्यूम हो रहा है तो टेम्परेचर कैसा रखेंगे भाई, हीट कंज्यूम हो रहा है तो उसको और हीट दो। अगर वो हीट उसको जरूरत है तो तुम उसको हीट क्यों नहीं दोगे। तो इसमें जो है टेम्परेचर हाई रखो, हाई टेम्परेचर, इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है। प्रेशर की बात करो, इधर भी 2 मॉलिक्यूल, इधर भी 2 मॉलिक्यूल, सब कुछ गैस में चल रहा है। प्रेशर का इफेक्ट निकालते समय गैस पर ध्यान देते हैं, सॉलिड वाला प्रेशर नहीं क्रिएट करता है। गैस को भरने से प्रेशर बनता है, सॉलिड रखने से प्रेशर नहीं बनता है। तो इधर भी 2 मोल गैस है, इधर भी 2 मोल गैस है, तो मॉलिक्यूल न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। इसका मतलब इस बार प्रेशर मीनिंगलेस है। चाहे तुम प्रेशर घटाओ चाहे तुम प्रेशर बढ़ाओ, तुमको जिसमें खुशी मिलती है वो करो, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन तीनों के इफेक्ट को अगर हम अच्छे से जानते हैं तो अपने रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन बना सकते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बने, क्या ऐसा करें कि रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करे। ठीक है, तो यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम है, अगर उसको डिस्टर्ब किया तो या तो आगे शिफ्ट होगा या तो पीछे शिफ्ट होगा, सो दैट जो चेंज किया है उसका इफेक्ट मिनिमम हो जाए या जीरो हो जाए। और हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताया, प्रेशर का इफेक्ट बताया, टेम्परेचर का इफेक्ट बताया, और किसी रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन कैसे पता करते हैं वो बताया। टेम्परेचर का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, प्रेशर का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा। और ध्यान रखना है कि जब दोनों तरफ मॉलिक्यूल बराबर होगा तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस क्लास को हम यही खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे इक्विलिब्रियम में अगले क्लास में।